हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर जो हमारा चल रहा था फोर्स। उसी चैप्टर में हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लॉज ऑफ मोशन कितने हैं, टोटल 3 हैं, जो कि किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। ये लॉज ऑफ मोशन है किसके, न्यूटन के। ठीक है, इन्होंने टोटल 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ को हमने क्या कहा था, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा था। ठीक है, और सेकंड को क्या कहा था, लॉ ऑफ फोर्स। इसी से जो है फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया था, फोर्स की डेफिनेशन एक्चुअल निकल के आई थी, लॉ ऑफ फोर्स। और थर्ड क्या था, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, एक एक को देखना है हम, एक्शन रिएक्शन लॉ। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखिए पहली हेडिंग क्या डाल देंगे हम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दोनों नाम से आप पूछा जा सकता है, फर्स्ट लॉ के नाम से भी और लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम पे भी। ये होता क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनके अकॉर्डिंग ये था, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है जब तक कि उस पर बाहर से कोई भी फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो इनके कहने का क्या सेंस है कि मान लेते हैं अगर एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है। ठीक है, ये बुक जो है तब तक यहीं रखी रहेगी जब तक हम इस पर फोर्स लगा के इसकी प्लेस को चेंज नहीं करेंगे। ये बुक अपने आप उठ करके अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। ठीक है, आप रख दीजिए इसे, आप 1 घंटे बाद आइए, आप 10 घंटे बाद आइए, ये बुक आपको जहाँ आप रख के गए थे वहीं मिलेगी। ठीक है, जब तक कि इस पर बाहर से फोर्स लगाकर इसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, और क्या है, हमने कहा था कि जो चीज़ रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, जो चीज़ मोशन में है वो मोशन पे। अगर कोई भी चीज़, जैसे कि एक बॉल वाला एग्जांपल ही ले लीजिए, अगर आपने बॉल को जो है फोर्स दिया कुछ और बॉल जो है मूव करना स्टार्ट कर दी, तो बॉल मूव करती रहेगी, वो कभी रुकेगी नहीं अगर उस पर कोई भी फोर्स ना लगे। तो आप कहेंगे कि बॉल तो थोड़ी देर के बाद जाके रुक जाती है, तो रुक इसलिए जाती है क्योंकि जो है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो है वो बॉल रुक जाती है। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना लग रहा हो, ठीक है, सरफेस पे, तो बॉल कभी रुकेगी नहीं, बॉल मूव करती रहेगी हमेशा। ठीक है, तो ऐसे हो गया, जैसे कि अगर आपने स्कूटर या कार चलाना स्टार्ट किया तो एक स्पीड से जो आप स्टार्ट कर देंगे वो तब तक चलती रहेगी, जब तक आप उस पर ब्रेक नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो नहीं रुकेगी, या आपने उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा नहीं किया तब तक वो नहीं रुकेगी। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। लिख लीजिए, एवरी बॉडी इन इट्स state of rest or motion unless an external force applied on it। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए फिर हम आपको इसका एग्जाम्पल बता दें। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, अ पैसेंजर इन अ बस tends to fall backward when a bus starts suddenly। जैसे होता क्या है कि अगर कोई भी पैसेंजर बस में बैठा हुआ है, ठीक है, तो बस भी क्या होती है, रेस्ट की पोजीशन में है, और जो उसमें बैठा हुआ है वो भी किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन पे। लेकिन एकदम से जब बस मूव करना स्टार्ट करती है, बस चलना स्टार्ट करती है, तो देखा है कि जो भी बैठा हुआ इंसान है वो पीछे की तरफ क्या हो जाता है, थोड़ा सा मूव कर जाता है। ठीक है,
तो ये किसकी वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से होता है कि एकदम से फोर्स लगा उस पर, बस में लगा तो क्या हुआ, उसकी जो पैसेंजर बैठा हुआ था उस पर भी एक बैकवर्ड फोर्स लगा जो कि पीछे की तरफ था। तो एक बार आपको हम ये थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होगा कि कोई भी एक बस है, ठीक है, इसमें कोई पैसेंजर जो है यहाँ पे खड़ा, तो इनिशियली क्या होगा कि दोनों लोग रेस्ट पे हैं, ये जो इसमें मैन स्टैंड कर रहा है वो, और जो ये बस है दोनों क्या है? रेस्ट पे हैं। लेकिन जब एकदम से बस चलना स्टार्ट करेगी तो बस जब चलेगी आगे की तरफ, तो जो ये यहाँ पे मैन खड़ा हुआ है इसका लोअर पार्ट क्या करेगा? बस के साथ आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, मगर इसका अपर पार्ट जो है वो क्या रहेगा? रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है कि पीछे की तरफ इसको जो बैकवर्ड फोर्स जो है वो फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में एकदम से फोर्स लगता है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले हमें मोमेंटम के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले हम मोमेंटम को देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं मोमेंटम, ठीक है। तो पहले मोमेंटम की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है कि कोई भी अगर मूविंग बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है, ठीक है। तो इस बॉडी को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, क्या होगा? जो फोर्स की हमें नीड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मास के होता है और वेलोसिटी के होता है। कितना मास है इसका और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उतना ही फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा इसे रोकने के लिए, ठीक है। यही क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है, ठीक है। तो मोमेंटम की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होगी। द फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी is directly proportional to its mass and velocity. This is known as momentum, ठीक है। ये जो टर्म होता है, मतलब ये जो फोर्स होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। और मोमेंटम को जो है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है? ऐसे बोला गया है कि यही जो लगने वाला फोर्स है, यानी ये जो पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मास के। और पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वेलोसिटी के। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? mv। और जब इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल साइन आता है, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mv। और जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला निकल के आएगा। इसकी एक डेफिनेशन हम और लिख सकते हैं, इसे आप लिख लीजिए, फिर बताएं कि लीनियर मोमेंटम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। लीनियर मतलब वही है, सीधी लाइन में, ठीक है। लीनियर मोमेंटम, नॉर्मल मोमेंटम भी होगा तब भी आप यही चीज लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? m से, एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? v से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है? मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इसको किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं, ठीक। तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, और कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू mv, ठीक। ये फॉर्मूला निकल के आ गया, P इज इक्वल्स टू mv। अब एक चीज़ देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, एक ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये कैसी क्वांटिटी, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है, वेक्टर है। और कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको उसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए, ठीक है।
तो जैसे कि फॉर्मूला लिखा है P इज इक्वल्स टू mv, तो हमने शुरू में ये बताया था कि मास कैसी क्वांटिटी है हमारी, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जो मोमेंटम होता है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे पहली लाइन तो हम यही लिखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, तो लिखेंगे मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से है। ठीक है, दोनों स्केलर होते तो स्केलर आ जाता। फिर क्या करेंगे, हमें यूनिट का पता करना है कि यूनिट कैसे निकालेंगे। तो यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू mv होता है। m की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट मैंने आपको इसके पहले फर्स्ट चैप्टर में बताई थी, वो होती थी मीटर पर सेकेंड। तो जब कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी। कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा होगा किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -1। ठीक है, पर सेकेंड है तो जब ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये भी लिखा हो सकता है, दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया, छोटा सा टॉपिक था मोमेंटम। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको क्या कहेंगे, कहीं मास दे रखा होगा, वेलोसिटी दे रखेगी, मोमेंटम पूछ लेंगे आपसे, या कहीं पे मोमेंटम वेलोसिटी गिवन होगी, मास पूछेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़े क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे। लिख लीजिए आप इसे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोमेंटम, कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ अ कार, ऑफ अ टॉय कार हैविंग mass 200 gram with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या हो गया, पी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ऑफ अ टॉय कार, एक छोटी सी कार है। ठीक है, उसका मास कितना गिवन है, 200 गिवन है, मास है 200 ग्राम। ठीक है, वेलोसिटी कितनी गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक, और आपको मोमेंटम फाइंड करना है। अभी आपने देखा था जो मोमेंटम का हमने फॉर्मूला लिखा था, उसकी यूनिट क्या थी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना है कि मास किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, और जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी तो है, बट मास ग्राम में गिवन है। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। आप कैंसिल कर लीजिए जीरो, ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 1/5 किलोग्राम। पॉइंट में निकालने की कोई नीड नहीं है, आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो m पता चल गया हमें किलोग्राम में, वेलोसिटी हमें पता चल गई। फाइंड क्या करना था, मोमेंटम यानी p फाइंड करना था। तो p इज इक्वल्स टू mv। m क्या है, m है 1/5, और v कितना गिवन है, 5, कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया, 1। और यूनिट क्या होती है p की, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा कि कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया ये वाला। बस आपको ध्यान देना है कि यूनिट अगर कुछ सेंटीमीटर में है या ग्राम में है तो उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ अ बॉल हैविंग मास 450 ग्राम and speed
120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें पूछा गया है कि मोमेंटम क्या होगा। एक बॉल आपको गिवन है, उस बॉल का मास कितना है 450 ग्राम है और वो किस स्पीड से मूव कर रही है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है मूव कर रही है। तो आपको उसका मोमेंटम फाइंड करना है। तो मोमेंटम फाइंड करना है यानी आपको पी फाइंड करना है। मास कितना गिवन है 450 गिवन है। ठीक है, ग्राम है तो ग्राम लिख दीजिए और स्पीड मतलब क्या हो गया वेलोसिटी कितना गिवन है 120 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ध्यान से, अभी यूनिट बताई थी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ना ये किलोग्राम में है ना ये मीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहला काम हमें इसे चेंज करना है। तो फिर वही काम करेंगे, 450 को किससे डिवाइड करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा किलोग्राम में। 0 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, बाकी अभी डिवाइड 5 से करना चाहें तो कर दे। 5 9 जा कितना हो जाएगा 45, 5 2 जा 10 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 9/20 किलोग्राम। ठीक, और ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जब किलोमीटर पर आवर होता है तो उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है। डायरेक्टली आपको एक ट्रिक बताई थी, वो क्या थी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो किस में चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अभी हम आपको एक बार और बता देंगे कि ये कैसे आया। ठीक है, लेकिन अभी इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और 2 से कैंसिल कर लीजिए। 2 6 जा 12, 0 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 0, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2 5 जा 10, दैट इज़ 100/3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी पता चल गई, मास पता चल गया। हमें फाइंड क्या करना है मोमेंटम फाइंड करना है। तो मोमेंटम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे P = mv। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। m कितना है m है 9/20। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है 100/3। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15। ठीक है, तो 15 यूनिट क्या होती है इसकी मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम कितना आ जाएगा ओवरऑल आपका निकल के ऊपर लिख दे रहे हैं P = 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मोमेंटम की वैल्यू फाइंड हो गई। सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यू देखनी है कि कैसे उसको चेंज करना है। कर लीजिए, फिर हम आपको बता दें एक बार फिर से कि कैसे हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। जैसे कि लिखा है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर का लेते हैं तभी हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। आवर को किस में चेंज करना है हमें सेकेंड में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड होते हैं। तो ये किस में चेंज हो जाएगा सेकेंड में। 0 0 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो फिर कितना हो जाएगा 5 6 3 जा 18 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है 1 किलोमीटर पर आवर। इसलिए जब भी हम किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5/18 से कर लेते हैं। जस्ट अगर इसका अपोजिट पूछा जाए कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे पलट देंगे। 18 को ऊपर ले जाएंगे और 5 को कहाँ ले जाएंगे नीचे। तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड = 18/5 किलोमीटर पर आवर। यहीं से देखिए 18 ऊपर गया 5 नीचे गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है पलट जाता है। ठीक है, तो आपको मोमेंटम टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। इसके अकॉर्डिंग ये होता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है फोर्स के। मोमेंटम था ये p, रेट के लिए क्या लगाते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, इसलिए लिखते हैं यहाँ पे d/dt। ठीक है, ये बड़े क्लास में लिखते हैं d/dt, ये डिफरेंशियल फॉर्म होती है।
ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम चाहें तो यहाँ पे डी बाई डी टी ना लिखें, सीधे ऐसे आप वर्ड्स में लिख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वर्ड्स में लिख लेते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? अप्लाइड फोर्स के। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा उसी हिसाब से मोमेंटम में क्या होगा? चेंज होगा। ये कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और इसी की हेल्प से अभी हम फॉर्मूला निकालेंगे F इज इक्वल्स टू ma। इसका डेरिवेशन, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कभी देखा होगा। अब हम ये देखेंगे ये फॉर्मूला कैसे निकल के आता है, इसको कैसे डिराइव करते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम इसकी। क्या बोला मैंने आपसे अभी? यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताया था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया था, इसको फिर से लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये साइन क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो हो गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर्मुलेशन ऑफ, फॉर्मुलेशन मतलब क्या हो गया? फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंसीडर कर लेंगे एक चीज। कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी हमने कंसीडर कर ली जिसका मास क्या है? m है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज u। आपको मैंने बताया था दो वेलोसिटीज होती है, एक इनिशियल होती है, एक फाइनल होती है। इनिशियल को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल को v से करते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज u। सपोज अ फोर्स F एक्ट्स ऑन अ बॉडी। अब मान लेते हैं कि जो बॉडी है उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? F फोर्स लग रहा है फॉर टाइम t। कितनी देर के लिए लग रहा है? t टाइम के लिए लग रहा है। एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v। ठीक है, कौन कौन सी चीजें लेट की हमने? ध्यान से देखिएगा। मास लेट किया, इनिशियल वेलोसिटी लेट की, फोर्स लेट किया, टाइम और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इन कितनी चीज़ों का? 1 2 3 4 5 चीज़ों को हमने लेट कर लिया कि एक बॉडी है जिसका मास m है, जो कि अपनी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है। अब उस बॉडी पे एक फोर्स लगाया गया F। कितनी देर के लिए लगाया गया? t टाइम के लिए लगाया गया। और उसकी बाद की वेलोसिटी की जब फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज होगा। जिस वेलोसिटी से वो जा रहा था वही वेलोसिटी तो नहीं रहेगी फोर्स लगाने के बाद। तो जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, अभी मैंने डेफिनेशन इसका जो फॉर्मूला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें लिखवाया था चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमें पहले मोमेंटम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम को हम क्या लेट कर लेंगे? p1 मान लो। p इज इक्वल्स टू क्या था? mv था। तो देखिए ध्यान से, इनिशियल है तो इनिशियल मास तो हर जगह वही रहेगा, मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा फोर्स लगाने के बाद, तो मास तो सेम रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मानी थी? u मानी थी, इसलिए
क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी, यानी m इंटू यू। ठीक, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम देखेंगे क्या हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम को हमने क्या मान लिया, p2 मान लिया। फिर से फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास तो सेम रहेगा, और फाइनल वेलोसिटी मैंने आपसे क्या बताई थी, v, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। पहला क्या था, इनिशियल वेलोसिटी u, बाद में फाइनल वेलोसिटी v, मास दोनों में सेम था। मोमेंटम का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, मास इंटू वेलोसिटी। अब जो डेफिनेशन में लिखवाया था चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, बाद वाला माइनस पहले वाला। बाद वाला क्या था, p2 फाइनल, और पहले वाला क्या था, p1। तो अब क्या करेंगे, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो p2 कितना है, mv है, ठीक है, और p1 कितना है, mu है। अब हम क्या करेंगे, दोनों से m को अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, v माइनस u। ठीक है, तो इतनी चीज हो गई, चेंज इन मोमेंटम हमने निकाल लिया। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद आगे हमें क्या करना है, इतना आप लिख लीजिए, फिर हम आपको बताएं आगे क्या करना है। अब वहां पे डेफिनेशन में देखो लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज इन चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम अपॉन टाइम। एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं भी रेट आता है इसका मतलब क्या होता है, उस चीज को किससे डिवाइड करना है, टाइम से डिवाइड करना। मोमेंटम हमने क्या निकाला था, एम वी माइनस यू, क्या निकाला था, एम वी माइनस यू अपॉन टाइम के लिए क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। इतनी चीज हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है हमें। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक चीज ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अलग चीज है, लॉज ऑफ मोशन अलग चीज है। उसमें हमने पढ़ा था v इज इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें v, इस u को यहाँ ले आए और ये हो जाएगा ए टी, तो वैल्यू अगर हमें इस t को अपॉन में ले आए तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से हमने देखा कि a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, v माइनस यू अपॉन टी। ये वाली वैल्यू उठा के इस v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे हम रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसे 1 बना लीजिए। ठीक है, आप लिख दीजिए यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब 1 में इसको यूज करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, m, और v माइनस क्यू अपॉन टी की जगह पे क्या लिख देंगे, a। ठीक है, तो ये आ गया एम ए के इक्वल आ गया। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आपने देखा अभी तक कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ गया, एम ए आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं क्या करना है। क्या आया था अभी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड की थी। और लॉ क्या कह रहा था, लॉ कह रहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की, एम ए फाइंड की। तो एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं हम तो हमेशा साइन एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, इक्वल टू जब लगाते हैं
इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब इक्वल टू में चेंज करना होता है तो हमें एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो f इज़, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो वो क्या हो गया, k, एक कांस्टेंट क्या आ गया, k आ गया, ma। जब प्रैक्टिकल किया गया और कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड की गई तो कितनी मिली, 1 मिली। तो यहाँ से f का फॉर्मूला क्या आ गया, f इज इक्वल्स टू ma आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से f इज इक्वल्स टू ma फॉर्मूले का डेरिवेशन किया गया। एक बार मैं आपको फिर से शॉर्ट में बता दूं कि इसे मैंने कैसे किया है। ठीक है, सिंपल सा देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, ये लॉ था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल। और फाइनल क्या होता है, फाइनल मतलब हमने क्या बताया था, मास m था, फाइनल वेलोसिटी v थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी। तो फाइनल के लिए क्या हो जाएगा mv और इनिशियल के लिए क्या हो जाएगा mu। m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u हो जाएगा। जब रेट वर्ड यूज़ कर देंगे इसी में, रेट के बाद बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, तो जब रेट यूज़ करेंगे तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, t से। फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके v माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू कितनी फाइंड करेंगे, a फाइंड करेंगे, वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू की, इस मतलब पूरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, ma के इक्वल आ जाएगा। देन हम लोग इसको लिखेंगे कि अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के। तो एफ इज इक्वल्स टू ma फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। अभी खाली आप लिख रहे थे स्टार्टिंग में तो आपको बड़ा लग रहा था, बाकी है ये बहुत आसान। ठीक, अब हमें फिर से फॉर्मूला मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में लगाया जाता है। और फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए फोर्स भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ हो गया, f इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देन दूसरा काम हमारा क्या है, फॉर्मूला। अब बताइए कि f का जो फॉर्मूला है या f की जो यूनिट है वो क्या होगी। फॉर्मूला तो f इज इक्वल्स टू ma लिख लिया आपने। अब बात करेंगे यूनिट की। तो f की जो जनरल यूनिट होती है वो न्यूटन ने अपने नाम पे ही दी थी। क्या थी, यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, इसको हम कैपिटल N से शो करते हैं। बाकी अगर हम नॉर्मल यूनिट की बात करें तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब SI यूनिट की बात करें, ठीक, क्या हो जाएगी, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट और क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब जो 1 न्यूटन हमने यहाँ पे लिखा है कि इसकी यूनिट न्यूटन भी होती, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 न्यूटन क्या होता है, डिफाइन 1 न्यूटन। तो हम अब 1 न्यूटन की डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से ज़रा इस चीज़, फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं, f इज इक्वल्स टू ma। f की यूनिट मैंने आपको क्या बताई, न्यूटन के इक्वल होती है, और यही किसके इक्वल होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इक्वल होती है, यही तो बताया मैंने आपको। ठीक, अब आप इसी को देखकर डेफिनेशन लिखिए। हेडिंग क्या डालेंगे, 1 न्यूटन। तो लिखेंगे डेफिनेशन, 1 न्यूटन is that force which when acting on a mass of 1 kilogram to produce an acceleration ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखिए, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच इज एक्टिंग व्हेन अ मास ऑफ 1 किलोग्राम एंड प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्हीं को केवल वर्ड्स में लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 न्यूटन भी कंप्लीट हो गया और फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया।
अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि F इज इक्वल्स टू ma पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन produced by a force of 12 Newton exerted on an object of mass 3 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर किसी बॉडी पे या अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 12 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है? 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और उस बॉडी का मास कितना गिवन है? 3 किलोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड जो करना है वो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फोर्स कितना गिवन है? 12 न्यूटन। ठीक है, देखिए फोर्स कितने न्यूटन में गिवन है। ठीक है, फिर मास है 3 किलोग्राम। तो अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, F इक्वल्स टू क्या होता है? ma होता है। फाइंड A करना है तो m कहाँ चला जाएगा? अपॉन में चला जाएगा। तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F अपॉन m। और F की वैल्यू कितनी गिवन है? 12 गिवन है। और मास की वैल्यू कितनी गिवन है? 3 किलोग्राम में। तो इसे चेंज नहीं करना है। अगर यही ग्राम में गिवन होता तो हम उसको किलोग्राम में चेंज करते। ठीक है, इसको कट कर लिया, कितना आ गया? 4 आ गया। तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन की यूनिट की क्या मतलब वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। और यूनिट तो आपको पता है कि क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square on a ball of मास 6 किलोग्राम। ठीक है, फिर से क्या पूछा गया है? इस बार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोर्स, कितने फोर्स की नीड होगी अगर किसी बॉडी में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और उस बॉडी का, यानी यहाँ पे बॉडी कौन सी है? बॉल है, उसका मास कितना गिवन है? 6 किलोग्राम गिवन है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, फाइंड करना है आपको फोर्स। एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास गिवन है 6 किलोग्राम। तो सब कुछ सही गिवन है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। और F इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ma, m 6 है, a 4 है, मल्टीप्लाई कर दिया 24 आ गया। तो F क्या हो जाएगा? 24। चाहो तो आप न्यूटन लिख दो, चाहो तो आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दो, दोनों चीज़ें करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया। आप थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा सा टफ हो, कर लीजिए इसे आप। क्वेश्चन है, अ ट्रक starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration
एक्सेलरेशन को शॉर्ट में लिख दिया है. इट ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर in 20 seconds. Find acceleration. Find the force acting on it. Find the force acting on it. And given क्या है? Mass of truck is equals to 7 metric ton. ठीक है, इतना आपको गिवन है और आपको फाइंड क्या क्या करना है? एक्सेलरेशन और फोर्स फाइंड करना है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या गिवन है? अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दैट इज इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? 0 गिवन है. यूनिट हम लिख लेते हैं अपने आप से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर लिखा है रोज डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है वो हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है. फिर आगे कह रहा है इट ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड. डिस्टेंस कितनी गिवन है? 400 मीटर गिवन है. कितने टाइम में मूव कर रहा है? टाइम गिवन है 20 सेकेंड. ठीक है, फिर क्या कहा है? फाइंड एक्सेलरेशन. हो गया, एक्सेलरेशन में क्वेश्चन मार्क लगा लिया है. फोर्स भी आपको साथ में क्या करना है? फाइंड करना है. इसके बाद क्या गिवन है? मास ऑफ ट्रक. ठीक है, यानी एम कितना दे रखा है? 7 मेट्रिक टन. 1 मेट्रिक टन जो है वो कितने के इक्वल होता है? 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है. तो अब हम इसको पहले किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? किलोग्राम में चेंज हो जाएगा. तो मास आ जाएगा 7000 किलोग्राम. ठीक, अब देखिए जरा कि आपको फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले एम चाहिए. एम तो गिवन है, ए नहीं गिवन. तो सबसे पहला काम हमारा है ए को फाइंड करना. और ए को फाइंड करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं. ठीक है, अब आप अपना दिमाग लगाइए और देखिए कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज़ करके ए को इजीली फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में तो एस नहीं आता है तो हम उसे यूज़ नहीं करेंगे. सेकंड में एस आएगा, टी आएगा, यू आएगा, हम इसे आराम से यूज़ कर लेंगे. मगर थर्ड वाली इक्वेशन को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि थर्ड वाली इक्वेशन में आपको वी की भी नीड होगी और वी यहाँ नहीं दिया हुआ है. तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज़ करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. वो क्या थी? वो थी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, यू कितना गिवन है? 0 गिवन है. टी कितना है? 20 प्लस हाफ. ए आपको क्या करना है? फाइंड करना है. और टी कितना गिवन है? 20. ठीक है, ये 0 इंटू 20 क्या हो जाएगा? ओवरऑल 0 हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन हटा दे रहे हैं. ठीक है, आप क्या करेंगे? जब इसको सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू कितनी गिवन है? 400 मीटर गिवन है. एस की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो एस की जगह पे ध्यान से देखिए हम क्या लिख रहे हैं? 400 लिख दिया इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया था, क्या बचा यहाँ पे? 1/2 इंटू ए. और टी मतलब 20 का स्क्वायर. तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? फिर यहाँ से हमने देखा कि 400 कैंसिल आउट हो गया. ए की वैल्यू निकालेंगे तो 2 ऊपर जाएगा. यहाँ पे 1 बचेगा, 1 जा लग रहा है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब हमने ए फाइंड कर लिया, मास हमें गिवन है, तो हम आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं. तो फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं. इसको नीचे वाला हटा दे रहे हैं. तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू एम ए. एम कितना था? 7000 था. ए कितना है? 2. तो कितना हो जाएगा? 14000. और फोर्स की यूनिट क्या लिख देंगे? न्यूटन. तो कितना फोर्स लग रहा है ट्रक के ऊपर? 14000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें गिवन थी जिसकी हेल्प से आपको पहले ए फाइंड करना था और फिर एफ इज इक्वल्स टू एम ए में उस वैल्यू को पुट कर देना था.
इसके बाद देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसी को एक नाम से और जानते हैं, वो भी लिख लीजिए, उसे बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, ये लॉ क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन, और क्या होता है इसी के साथ, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, ये लॉ ये कह रहा है कि जितने भी एक्शन फोर्स होते हैं, कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अपोजिट हमें क्या कर मिलता है, कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलता है। ठीक है, और एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे लगते हैं, सेम बॉडीज़ पे नहीं लगते हैं। जैसे कि जब हम किसी गन से, ठीक है, एक गन है, जब इससे हम बुलेट फायर करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि बुलेट तो जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, लेकिन जिसके हाथ में गन होती है उसको पीछे की तरफ एक झटका लगता है। ठीक है, तो होता क्या है, गन से जब बुलेट निकली तो फोर्स यानी एक्शन कहाँ हुआ, फ्रंट में हुआ। ठीक है, सामने की तरफ बुलेट चली गई, लेकिन उसको जो झटका पीछे की तरफ लगा वो क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, एक्शन और रिएक्शन मैंने बोला था कि डिफरेंट बॉडीज़ पे लगते हैं। ठीक है, एक्शन किस में हो रहा है, बुलेट में, बुलेट तो निकल के चली गई, मगर रिएक्शन किस पे लगा, गन पे। ठीक है, और गन पे लगा तो जिसने भी गन पकड़ी थी उसको जो है वो झटका फील हुआ। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं तीनों लॉज के, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप इन्हें पढ़िएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही था रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, तो वो मैंने आपको बता दिया कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन में अगर आप लिखेंगे तो आप इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन वी फायर्स अ बुलेट, एक्शन फोर्स वर्क इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इन रिटर्न reaction force work on a gun and it is in opposite direction। ठीक है, आप नॉर्मल सा इतना लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं वो आप पढ़िएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इम्पल्स टॉपिक देखेंगे।